हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एल्केन तथा एल्केन बनाने की विधियां। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को ठीक से पढ़ो क्योंकि बनाने की विधियां तो हर साल पेपर में आती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि एल्केन क्या होते हैं। चलो साहब देख लेते हैं एक बार ये एल्केन क्या होते हैं जिसने इतना तहलका मचा रखा है। एल्केन एल्केन होते क्या चीज़ें भाई? ये एल्केन्स किसे कहते हैं आप? एल्केन्स। ठीक है, डाल दिया मैंने हेडिंग। सबसे पहला पॉइंट याद करो कि जितने भी एल्केन होते हैं वो सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। टॉपिक बड़ा इजी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आपको हर एक चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो सबसे पहले एल्केन क्या होते हैं भाई? एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहला पॉइंट याद कर लो ठीक से। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, चलो एल्केन कौन से? सैचुरेटेड। ठीक है, जरा ध्यान देना बेटे बोर्ड पे। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन होते हैं जितने भी होते हैं। चलो ये तो मैंने मान लिया कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर अच्छा सेकंड पॉइंट क्या होगा? एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है एल्केन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, कैसे बेटे? ऐसे हाइड्रोकार्बन लेता हूं, चलो मैं ऐसे हाइड्रोकार्बन, ओके सर, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटे? कार्बन कार्बन के बीच। क्या बात है? कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है। क्या कहलाता है हमारा? एल्केन कहलाते हैं। ठीक है साहब, एल्केन कहलाते हैं। ओके भाई, एल्केन कहलाते हैं। अभी देखना जरा नॉर्मल फॉर्मूले पे आते हैं। पहले समझ लो एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, एल्केन जितने भी होते हैं सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन होते। चलो रहने दो। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटे? सिंगल बॉन्ड होता है। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अब ध्यान देना जरा। एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई एल्केन जो होता है वो अम्लों और कुछ रिजेंट ऐसे होते हैं जिनसे वो क्रिया नहीं करता। मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट को कि एल्केन कौन से बेटे? एल्केन जो होते हैं, एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? कोई तो रीज़न होगा पैराफिन कहने का। तो एल्केन को पैराफिन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एसिड और कुछ ऐसे रिजेंट होते हैं जिससे ये क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य रिजेंट से क्रिया नहीं करता है। क्योंकि एल्केन जो होते हैं, एल्केन, ठीक है, एसिड, जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एसिड तथा अन्य रिजेंट यानी कि अन्य अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं। अन्य अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं। क्रिया नहीं करते हैं। ओके, समझ में आया कुछ? हाँ सर, समझ में आया। एल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि एल्केन एसिड और भैया अन्य अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं। एक चीज़ और बताऊं, एल्केन में सबके सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में सबके सब सिंगल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड को हम बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एल्केन की जितनी भी रिएक्शन होती है ना, जो केमिकल प्रोसेस होती हैं, वो सबके सब हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होती हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि तोड़ने के लिए उसका हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए सामान्य अवस्थाओं पर एल्केन जितने भी होते हैं, सामान्य अवस्थाओं पर या सामान्य ताप पर, सामान्य दाब पर या सामान्य अवस्थाओं पर एल्केन जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ये लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई सामान्य ताप पर यानी कि सामान्य अवस्थाओं पर, ध्यान देना बेटे, सामान्य अवस्थाओं पर, सामान्य अवस्थाओं पर जो एल्केन होते हैं, एल्केन जितने भी एल्केन होंगे वो कैसे होते हैं बेटे? निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ओके, निष्क्रिय होते हैं। सामान्य अवस्थाओं पर एल्केन निष्क्रिय होते हैं। जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगेगा तब जाके ये रिएक्शन करते हैं क्योंकि सबके सब क्या होते हैं? इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा,
प्रथम सदस्य कौन सा है? एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है आपके पास मेथेन। नाम सुना होगा मेथेन गैस का, चंद्रयान 3 मेथेन गैस की खोज में है, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो भैया प्रथम सदस्य किसका? एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है, एल्केन का प्रथम सदस्य जो होता है वो होता है मेथेन। प्रथम सदस्य कौन सा होता है बेटे? मेथेन होता है। अब मेथेन का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है भाई, मेथेन होता है। ओके सर, मेथेन होता है, ठीक है। सामान्य फॉर्मूला और लिखवा दो सर इसका। सामान्य फॉर्मूला बड़ा इजी, कतई इजी बिल्कुल, ठीक है। क्या है वो देख लेते हैं। देखो सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र इसका बेटे जो सामान्य सूत्र आता है ना वो आता है CnH2n प्लस के 2 होता है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन है इसका, ये परिचय है खाली एल्केन का, क्या रियलिटी में एल्केन होते क्या है। सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस के 2 होता है। ओके, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस के 2 होता है। कर लोगे यार? हाँ साहब कर लेंगे यार। क्यों? क्योंकि यार इतने इजी टॉपिक है, इतने इजी पॉइंट है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर आगे कैसे कर पाओगे, क्योंकि बनाने की विधियां तो और लंबी होने वाली हैं इसकी। तो एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। हाँ कुछ नाम मैं तुम्हें लिखवा दूँ, जैसे कि देखो मैं कंपाउंड के नाम तुम्हें लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना बेटे बोर्ड पर ठीक से। ओके, देखो सबसे पहला कंपाउंड देखो C1 मैंने लिखवा दिया, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया आपको कि भाई जो C1 होता है वो मैथ होता है, ठीक है। C2 एथ होता है। नाम के अंत में आपको N लगा देना, नाम के अंत में N लगाते हैं। N का मतलब देखो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लेता हूँ C, क्या लेता हूँ मैं? C ले लिया मैंने C, यानी कि C1 लेता हूँ। जब मैं 1 रखूँगा तो 2 का ना 2, 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि CH4 हो गया। ये बन गया बेटे मैथेन। क्या बन गया हमारा? ये मैथेन बन गया। ओके, क्या बन गया? मैथेन। ऐसे यहाँ 2 लगाओ, C2 2 2 4 4 और 2 6, ठीक है। तो C2H6 मेरे पास क्या बन गया बेटा? ये बन गया मेरे पास एथेन। वाह सर क्या बात है ना। अब ऐसे मेरे पास 3 लगा दो, C3 3 2 6 और 2 8, तो C3H8। एक कार्बन बढ़ाओ तो अपने आप 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, एक कार्बन बढ़ाओगे तो अपने आप 2 हाइड्रोजन परमाणु बढ़ जाएंगे। तो बेटे ये हो गया तुम्हारे पास प्रोपेन। प्रो प्लस एन बराबर प्रोपेन। ऐसे ही आप बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हो, C4H10 और बन जाएगा मेरे पास ब्यूटेन। ओके हाँ सर बन जाएगा ब्यूटेन। फिर C5 और H11 H12, तो ये बनेगा बेटे मेरे पास कितना? देखो पेंटेन। क्या बन जाएगा मेरे पास? पेंटेन। ऐसे ही आप हेक्सेन बना लेना, C6H14, तो मेरे पास बन जाएगा ये हेक्सेन, ठीक है। क्या बन गया मेरे पास? हेक्सेन। ऐसे C7H कितना तुम्हारे पास? 16, तो ये बन जाएगा बेटे कितना बन जाएगा तुम्हारे पास? हेप्टेन। और भी बना लो आपके पास, इतने काफ़ी है। अगर आप इसकी ओपन चेन देखोगे ना कि हम खोलेंगे कैसे इसको, तो ये तो इसका IUPAC नाम है। ध्यान देना कौन से नाम है ये वाले, सब के सब IUPAC नाम है, याद कर लेना ठीक से। कौन से नाम है ये? IUPAC नाम है। ओके, अगर इनकी ओपन चेन देखोगे तो ओपन चेन कैसी होती है? मेथेन की ऐसे की ऐसी रहती है, पर C2H6 की खोलेंगे हम तो बेटे ऐसे खुलती है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बन रहा है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, मैं कार्बन की बैलेंसी आपको पूरी करनी होती है। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है जरा मुझे ये बताओ। कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे बेटे, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का, तो वो होता है 2,4। कितना होता है? 2,4, यानी कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन को अपना ऑक्टेट यानी कि अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन वो इंगे तिंगे से पकड़ कर लाता और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यानी कि कार्बन भूखा है, उसको आपको 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से देने हैं? तो वो कभी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कभी वो डबल बॉन्ड बना सकता है और कभी वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या कैसी होती है? प्रकृति में विशाल होती है। अनेक कंपाउंड होते हैं। सबसे ज़्यादा कंपाउंड अगर की बात करें हम किसी एलिमेंट के, सबसे ज़्यादा कंपाउंड है तो वो कार्बन है। तो ये कार्बन में ये क्षमता पाई जाती है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता हो। समझ में आया कुछ? तो मेरे पास कार्बन C624 मिल रहा है हमें, तो 24 मिल गया। अब देखो अगर मैं इसको खोलूँ ना, और खोलो उसको थोड़ा सा, तो खोलने का मतलब ये होगा कार्बन कार्बन, ठीक है। ध्यान देना बेटे ज़रा, H, तो इधर भी H लगेगा, इधर भी H लगेगा, मेरे पास इधर भी H लगेगा, ठीक है। ये ऐसे कार्बन C, इधर भी H लगेगा, इधर भी H लगेगा, इधर भी H लगेगा, ठीक है। तो कार्बन की बैलेंसी ऑलरेडी 4 होती है, ठीक है। कार्बन की बैलेंसी ऑलरेडी 4 होती है, ऐसी इस कार्बन की बैलेंसी ऑलरेडी 4 होती है। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन और लेने हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक ये वाला हाइड्रोजन देता है, एक ये वाला हाइड्रोजन देता है, एक ये वाला हाइड्रोजन देता है।
4 3 7 हो गए, ठीक है। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, ठीक है। एक ये वाला हमारा कार्बन दे देता है, एक ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके बाद 8 पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये वाला कार्बन, एक यह हाइड्रोजन, एक यह हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक कार्बन ये वाला दे देता है, तो इसके बाद भी कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। कभी इसको ऐसा करके मत खोलना, ठीक है, कभी ऐसे खोल दो उसको CH4 और CH2, अब ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ तो तुम देख रहे हो, देखो कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 4 या हाइड्रोजन देंगे 8 और एक ये सिंगल बॉन्ड आ गया, यानी कि एक कार्बन देगा, 9 बैठ रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हमें करना C3 CH3 और CH3, इस टाइप से हमें खोलना है इसको, ठीक है। अब बीच में हर एक कंपाउंड में बीच में क्या करना है बेटा, आपको CH3 के बीच में हमें फिर से CH2 बढ़ा देना है और फिर से मेरे पास आ जाएगा एक CH3, ठीक है। ऐसे ये वाला हर एक जगह बस आपको CH2 बढ़ाते रहना है, हर एक कंपाउंड में CH2 आपको बढ़ाते रहना है। पेंटेन में भी बढ़ा दो एक CH3 CH2 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 और CH3, हर एक कंपाउंड में आपको एक CH2 लगातार क्या करना है बेटे, बढ़ाते रहना है, ठीक है। और हर एक कंपाउंड में 1 2 2 4 और 2 6, ऐसे इसमें एक CH2 जितने बनाओगे ना, हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन और डेकेन, सब में क्या कर देना है, एक एक कार्बन परमाणु आपको बढ़ाते रहना है। और भैया ये एक बहुत काम की चीज़ है यार, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम में आने वाली है आपके, यही नहीं आगे तक काम में आएगी ये, समझ लो चीज़ को। तो ये हो गया हमारा एल्केन क्या होते हैं। अच्छा कोई डाउट हो एल्केन से तो मुझे बताओ कि भाई मुझे ये डाउट है। तो एल्केन क्या होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है बेटे एल्केन कहलाते हैं। और एल्केन को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स कहते हैं, क्योंकि ये एसिड और कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनसे ये रिएक्शन नहीं करता, जिनके प्रति निष्क्रिय होता है, ठीक है। और सामान्य अवस्थाओं पर एल्केन निष्क्रिय क्यों होता है, क्योंकि भैया सामान्य ताप और दाब पर ये रिएक्शन नहीं करता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमें लाना पड़ता है। और एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन होता है, सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n+2 होता है, और उससे आप इतने सारे एल्केन आप बना सकते हो। समझ में आया। तो अब पढ़ लेते हैं एल्केन बनाने की विधियां, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं एल्केन किस तरह से बनाए जाते हैं, कितनी विधियां हैं एल्केन बनाने की। तैयार हो, रेडी बिल्कुल, तो सही है। फिर तो अब देख लेते हैं एल्केन कितनी विधियों से बनाए जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड हम देख लेते हैं, डाल देता हूं मैं हेडिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ओके साहब, एल्केन, चलो साहब बनाते हैं। पहला मेथड लेते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके सर ये क्या चीज़ है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं हिंदी में बी कार्बोक्सीकरण। याद कर लो, हिंदी में बी कार्बोक्सीकरण बोला जाता है इसको। अब ये बी कार्बोक्सीकरण मतलब होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर करनी है। देखो थ्योरी तो आप खुद भी लिख लेना अगर आपको रिएक्शन याद है तो, अगर रिएक्शन याद है तो थ्योरी आप खुद लिख लोगे यार, क्योंकि बिना थ्योरी के, बिना रिएक्शन के आप थ्योरी नहीं लिख पाओगे। पहले रिएक्शन याद करो बढ़िया करके। देखो यहाँ ध्यान देना बेटे, मैंने लिया है R और COONA, ये लिया है मैंने सोडियम, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण। ध्यान देना, जब किसके बेटे, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को, जब कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड के, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को, ओके कौन से लवणों को, सोडियम लवणों को, ठीक है सर, सोडियम लवणों को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम। अब यार ये सोडा लाइम क्या होता है भाई, सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस के CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता, के साथ क्या किया जाता है बेटे, गर्म किया जाता। ओके, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो एल्केन बनते हैं, तो क्या बनते हैं, तो एल्केन बनते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवणों को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता तो एल्केन बनते हैं, ठीक है। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ओके, प्लस NaOH के साथ क्रिया करवाओ इसकी, सोडा लाइम के साथ, तो NaOH काम करता है और COX जो होता है तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, वो हम एक उत्प्रेरक के रूप में ऊपर लिखते हैं और कर देना इसको गर्म, ठीक है। अब देखो Na और Na, ठीक है, क्या बन गया मेरे पास Na2 और ये वाला CO2 और एक ये वाला हो,
CO3 मैंने बाहर कर दिया, मेरे पास बचा R और बचा मेरे पास खाली H, तो ये आ गया RH। बेटा ये बन गया हमारा एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। और एक खास बात तो मैं बता दूं, जहाँ पे R जो है ना वो कोई भी एल्किल समूह होता है। R क्या है? कोई भी एल्किल समूह, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। R क्या है? एल्किल समूह। R क्या होता है? एल्किल समूह होता है, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। ठीक है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। तो आप R की जगह मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ CH3। ध्यान देना बेटे, R की जगह मैं चाहूँ तो CH3 लिख सकता हूँ। ठीक है, COO आ गया मेरे पास, प्लस के सोडा लाइम पकड़ो इसको NaOH के साथ, और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सोडा लाइम के साथ कर दो हीट इसको, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3। ओके सर, CH3 तो बनेगा, CH3 और एक है ये वाला, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास CH4 और प्लस सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बेटे क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। हो गया बाहर? ठीक है। ओके, और भी बहुत सारी रिएक्शन आप बना सकते हो। एक रिएक्शन मैं आपके लिए दे रहा हूँ स्पेशल, इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा बेटे इसका? सोडियम एसीटेट। नाम याद कर लो, क्योंकि नाम याद करने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। सोडियम एसीटेट, क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। बेटे क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट है। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास? मेथेन बन गया। क्या बन गया साहब? यार साहब मेथेन बना दिया आपने, तो ये बन गया मेरे पास मेथेन। ओके ठीक है सर। अच्छा और देखते हैं आगे जरा, सेकंड नंबर देख लें इसका। और भी कंपाउंड बहुत सारे बना सकते हो, C2H, यानी अनेक कंपाउंड बना सकते हो यार। दूसरा नंबर मेरे पास आता है बाया एल्किल हैलाइड। बाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ओके, बाई एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड से अगर आप बनाओगे तो 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड आता है तुम्हारे पास बाई ग्रिग्नार्ड रेजेंट, दूसरा आता है वोल्टाज अभिक्रिया, तीसरा आता है तुम्हारे पास फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, और चौथा आता है तुम्हारे पास कोरे हाउस रिएक्शन। तो 4 मेथड से आप बना सकते हो, सब में एल्किल हैलाइड के मेथड होते हैं वो। जैसे पहला नंबर देखो मैं ले रहा हूँ, इसका A नंबर लेता हूँ मैं, तो बेटे A नंबर आता है बाई ग्रिग्नार्ड रेजेंट। चलो मैं हिंदी में ले दे रहा हूँ यार, तभी दिक्कत पड़े आपको। बाई ग्रिग्नार्ड रेजेंट, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ओके सर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रेजेंट एक ऐसा अभिकर्मक होता है जिससे आप लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। एल्डिहाइड भी, कीटोन भी, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी, जी जो कंपाउंड चाहो वो बना सकते हो। तो वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। RMgX ये ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। X4 होता है हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। X से क्या होता है? हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और ये हमारा एल्किल समूह है। तो यह है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। प्लस जल के साथ करवाओ इसकी रिएक्शन, तो बेटे कुछ नहीं करना, बस यहाँ से एक H उठा देना है और यहाँ डाल देना है RH, और MgOH बाहर हो जाएगा हमारे पास। MgOH, MgORX हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास एल्केन। ओके, क्या बन गया? एल्केन। अगर चाहे हो तो भाई लिख सकते हो CH3 MgBr। कौन बताएगा इसका नाम? जो बताएगा बताओ जरा, क्या है नाम है इसका? इसका नाम है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब मैं जल के साथ क्रिया करवाऊंगा इसकी, तो बेटे मेरे पास बनेगा ये CH3 यानी कि मैथेन बन जाएगा, क्योंकि मुझे एक H यहाँ से उठा के इसमें डाल देना है, और प्लस Mg। ठीक है, और मेरे पास OH और Br मुझे ऐसे ही जोड़ देना। तो क्या बन गया बेटा? ये मैथेन। और भी आप बहुत सारे कंपाउंड इसकी सहायता से बना सकते हो। ठीक है भाई, ओके सर, इतना इजी पॉइंट। हाँ ऐसी पॉइंट होते हैं बिल्कुल इजी। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर मेरे पास कौन सा आता है बेटे? सेकंड नंबर मेरे पास आता है इसका सेकंड नंबर का B नंबर मेरे पास आता है वोल्टाज अभिक्रिया। नाम सुना है कभी आपने? वोल्टाज अभिक्रिया। ठीक है भाई, यानी कि वोल्टाज अभिक्रिया, यानी कि वोल्टाज अभिक्रिया REACTION। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टाज रिएक्शन। बड़ी ज़रूरी है ये जो वोल्टाज अभिक्रिया है, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ इसको वोल्टाज अभिक्रिया, WURTZ। ठीक है, वोल्टाज रिएक्शन होती है ये हमारी। अब इसके द्वारा आप एल्केन कैसे बनाओगे वो देखते हैं। थ्योरी लिख लोगे आप? ना लिखी जाए तो मुझे बताना कि भाई मुझसे थ्योरी ना लिखी जा रही, मुझसे बिल्कुल इजी पॉइंट है यार। देखो बेटे ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हम क्या लेते हैं? एक अणु मेरे पास होगा R, यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड पकड़ लो, ये एल्किल है, ये हैलाइड है ना। अभी मैं एग्जांपल दूंगा करने के लिए। प्लस किसके साथ में? सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ। ठीक है, कितने अणु लेने हैं आपको? एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेने हैं। एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को ध्यान देना। एल्किल हैलाइड के कितने अणुओं को बेटे? 2 अणुओं को। एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में,
किसकी? शुष्क ईथर। ध्यान देना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, गर्म नहीं करना, क्रिया करते हैं, क्योंकि भैया सोडियम तो ऑलरेडी इतनी स्ट्रोंग धातु होती है, इतनी स्ट्रोंग धातु होती है तुम्हारे पास कि अगर इसको वायु में खुला छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेती है। तो आग से बचाने के लिए इसको हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो ये जो शुष्क ईथर मैंने लिया है, ये एक ऐसा मीडियम है जहां पर ये रिएक्शन संभव होगी। शुष्क ईथर जो मैंने माध्यम लिया है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि बिना शुष्क ईथर के ये रिएक्शन आपकी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है उसका भी रीजन आता है। देखो, सोडियम हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील धातु होती है। अगर वायु में खुला छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेगी। तो उस वायु को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? शुष्क ईथर लाना पड़ता है, और शुष्क ईथर जो होता है वायु को हटा देता है। और भैया शुष्क ईथर से सोडियम में कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए शुष्क ईथर का यूज करके इस रिएक्शन को संभव बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, तो मेरे पास बन जाएगा आर, डबल आर, एक आर और होना चाहिए था, ट्रिपल आर हो जाता। तो ये बन गया डबल आर, यानी कि एल्केन। क्या बन गया बेटा? ये हमारा ये बन गया एल्केन, और प्लस यहाँ से 2NaX बाहर हो जाएगा, 2NaX बाहर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो, अच्छा करके दिखाओ रिएक्शन। ठीक है सर, CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, प्लस सोडियम धातु के साथ, प्लस सोडियम धातु के साथ, प्लस साफ Cl, और ये हो गया मेरे पास फिर से अगेन CH3। ईथर रहेगा प्रेजेंट, शुष्क ईथर। ओके सर, शुष्क ईथर ये प्रेजेंट होता है। तो बेटे मेरे पास क्या बाहर हो जाएगा? 2NaCl। यहाँ से 2NaCl क्या कर दूंगा मैं? बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो जब 2NaCl मेरे पास बाहर हो जाएगा यहाँ से 2NaCl, तो बचा क्या? एक CH3, एक CH3 बचा मेरे पास। ठीक है भाई, तो 2 CH3 हो गए, CH3। इसका नाम बता दिया मैंने, क्या नाम होता है बेटे इसका? एथेन। क्या नाम है इसका? एथेन। ऐसे ही आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो वोल्टज अभिक्रिया द्वारा। अब चाहो तो थ्योरी लिख लो। थ्योरी क्या लिखोगे आप? थ्योरी लिखोगे कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को, ध्यान देना बेटे, जब एल्किल हैलाइड के किसके? जब एल्किल हैलाइड के कितने अणुओं को? जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को, ध्यान देना, जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को, ठीक है, दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ, यानी जब एल्किल हैलाइड के दो अणु जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ, ओके, सोडियम धातु के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो भैया ठीक है, एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वोल्टज अभिक्रिया कहते हैं। लिख देना लास्ट में कि इस अभिक्रिया को वोल्टज अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हमें रिएक्शन की परिभाषा थोड़ी देनी है, सिंपल सी बात है भाई, एल्किल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्केन बनते हैं। इसके बाद आती है एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी आती है? एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। मैं डाल देता हूँ हेडिंग, A नंबर, B नंबर, एक C नंबर आ गया मेरे पास। कौन सा बेटे? फ्रैंक नहीं करना हमें, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अच्छी रिएक्शन है, सेम टू सेम रिएक्शन है, बिल्कुल यही डुप्लीकेट है। वोल्टज की डुप्लीकेट फ्रैंकलैंड भी साइंटिस्ट का नाम है, और भैया वोल्टज भी साइंटिस्ट का नाम है। देखो ये भी सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल समझ जाओगे इस रिएक्शन को देख के। क्या है रिएक्शन यार? रिएक्शन क्या है? हाँ भाई, रिएक्शन ये है मेरे पास RX, कोई भी एल्किल हैलाइड, कितने अणु? दो अणु, किसके साथ में? जिंक धातु के साथ में। कितने अणु? दो अणु, एक अणु ये हो गया, जिंक धातु के साथ जब क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो भाई मेरे पास यहाँ से ये ZnX क्या होगा? यहाँ से ZnX बाहर हो जाएगा, यानी कि जिंक हैलाइड। ठीक है भाई, क्या बन गया मेरे पास? जिंक हैलाइड, और बचा क्या हमारे पास? R डबल सिंगल बॉन्ड R, एल्केन बन गए। ये मेरे पास एल्केन बन गए। किसने कहा कि यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड होती है? ये बिल्कुल इजी होती है, बस आप रेगुलर पढ़ते रहो। जब से मैं वीडियो डालूँ तुरंत देख ली वीडियो, है ना? तो ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर इतना इजी है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, CH3Cl प्लस जिंक धातु के साथ CH3, यानी कि ये Cl आ जाएगा मेरे पास। ये Cl आ जाएगा मेरे पास, फिर आ जाएगा मेरे पास CH3। ओके, Cl आ जाएगा मेरे पास, फिर आ जाएगा मेरे पास CH3, और प्रेजेंट रहेगा शुष्क ईथर। प्रेजेंट रहेगा बेटे शुष्क ईथर। ओके सर, प्रेजेंट शुष्क ईथर। अब देखो
क्या बाहर होगा यहाँ से बेटा जिंक क्लोराइड बाहर निकाल दो। ओके, बस खाली जिंक क्लोराइड, हमने यहाँ से जिंक क्लोराइड बाहर निकाल दिया, हमारे पास क्या रह गया CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया बेटे एथेन। देखो कितने मेथड, काफ़ी मेथड करवा दूंगा, पूरी के जितनी बुक में है सबके सब करवाऊंगा, डरो मत यार, घबराओ मत। बन गया एथेन। तो अब मेरे पास क्या आ गया, देखो जो फ्रैगलैंड अभिक्रिया होती है उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई एल के हैलाइड के 2 अणु, खुद लिख लो यार, इस चीज़ को लिख लोगे ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो। देखो एल के हैलाइड के 2 अणु, एल के हैलाइड के कितने अणु, 2 अणु, ध्यान देना, एल के हैलाइड के 2 अणु, एल के हैलाइड के 2 अणु जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैगलैंड अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और, जब एल के हैलाइड के 2 अणु जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्केन बनते हैं। लिख लोगे थ्योरी? चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, चलो रहने दो यार, तुम खुद लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद पढ़ाते हैं कोरे हाउस रिएक्शन, तब तक आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखते हैं। तो अब आता है हमारे पास डी नंबर, कोरे हाउस रिएक्शन, बड़ी ज़रूरी है, पेपर में पूछी जाती है भैया, ये ध्यान देना। कौन सी रिएक्शन है मेरे पास, डी नंबर आ गया कोरे हाउस रिएक्शन, ध्यान देना बेटे, कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है, कोरे हाउस रिएक्शन। कितनी इजी होने वाली है सर, बड़ी इजी होने वाली है ये भी। देखो पहले ना मैं थ्योरी लिखवाऊँ, मतलब पहले मैं इसकी रिएक्शन लिखवा दूँ, थ्योरी आप खुद भी लिखना चाहते हो तो। सबसे पहले जो हमारा ये एल्किल हैलाइड होता है ना CH3Cl, ठीक है, वो भैया क्रिया करता है लिथियम धातु से। किसके साथ क्रिया करता है, लिथियम धातु से। देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये जो तुम्हारे पास मेथिल क्लोराइड है वो इस लिथियम धातु से क्रिया करता है, ठीक है। तो क्या बना देगा मेरे पास ये CH3Li, क्या बन गया मेरे पास बेटा ये CH3Li, ठीक है, प्लस LiCl बाहर हो गया, ये बन गया मैथिल लिथियम। क्या बन गया, मैथिल लिथियम से बोला जाता है कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं, यानी कि जब चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो तथा 3 डिग्री हो, या कौन सा हो बेटा तुम्हारे पास 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, कौन सा हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। जब 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिथियम धातु के साथ, कौन सी धातु के साथ, लिथियम धातु के साथ क्रिया करता है, धातु के साथ क्या करता है बेटे, क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो बनते क्या है, तो भैया एक मैथिल लिथियम बनता है। ओके, लिख दो मैथिल लिथियम, या मैंने दे रहा हूँ कि कार्ब धात्विक यौगिक बनता है, कार्ब धात्विक यौगिक बनता है। ओके सर, चलो कार्ब धात्विक यौगिक बनता है, कार्ब धात्विक यौगिक बनता है। ओके ठीक है सर, कार्ब धात्विक यौगिक बन गया। इसके बाद जो ये कार्ब धात्विक यौगिक होता है CH3Li, वो क्रिया करता है कॉपर क्लोराइड के साथ में, किसके साथ में, कॉपर क्लोराइड के साथ में, यानी कि यह यौगिक ठीक है कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक मिश्रित, कौन सा बेटे, एक मिश्रित उत्पाद बनाता है। और कैसे बनाएगा वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पकड़ो 2 अणु, कितने अणु पकड़ लिया मैंने, 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, देखो ये कॉपर ऐसी रहेगा और CH3 का होल ट्वाइस और Li रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। और बेटा यहाँ से तो तुम्हारे पास एक LiCl जो होगा वो बाहर हो जाएगा, एक LiCl मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये एक मिश्रित कंपाउंड बन गया। अब जो ये मिश्रित कंपाउंड होता है कॉपर CH3 का होल ट्वाइस Li, ध्यान देना, वो अगेन फिर से LiCl के साथ क्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ से Li 2Li बाहर कर देगा, ठीक है भाई, प्लस यहाँ से कॉपर और Cl, कॉपर क्लोराइड बाहर हो जाता है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या बनता है, CH3 का होल ट्वाइस यानी कि एथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेन। CH3 का होल ट्वाइस मतलब CH3 एथेन बन जाता है। तो इसके बाद देखो मैंने लिखा कि साथ क्रिया करके मिश्रित उत्पाद बनाता है जो LiCl के साथ क्रिया करके, LiCl के साथ क्या करके बेटे, क्रिया करके, हाँ क्रिया करके एल्केन बनाता है। ओके सर, ठीक है, बन गए एल्केन। तो ये होती है कोरे हाउस रिएक्शन। 2 नंबर हो गए। पहला नंबर मेरे पास था डीकार्बोक्सिलेशन, सेकंड नंबर था एल्किल हैलाइड, उसके 4 भाग हो गए, 5, यानी कि थर्ड नंबर मेरे पास आता है। थर्ड नंबर में हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ तुम्हें, यानी कि असंतृप्त यौगिकों पर हाइड्रोजन का योग, असंतृप्त यौगिकों पर हाइड्रोजन का योग। ध्यान देना बेटे, असंतृप्त यौगिकों पर
किसका योग? हाइड्रोजन का योग। ठीक है, जरा ध्यान देना लाइन पे, असंतृप्त यौगिकों पर हाइड्रोजन के योग से, के योग से, ठीक है, असंतृप्त यौगिकों पर हाइड्रोजन के योग से। तो बेटे ये तो बहुत समय से प्रचलित मेथड है जो कि ऑलरेडी बहुत पुराने समय चलता आ रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर अगर मैं लिखूं इसका, तो जरा ध्यान देना बेटे, इसका नाम देख लो क्या होता है, जरा मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या होगा, जरा मुझे बता जल्दी फास्ट, क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है एथीन। क्या नाम होता है इसका? एथीन। ठीक है, ध्यान देना, एथीन। ठीक है, ये एथीन हो गया। प्लस क्या कर देना आपको? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, H2 योग कर देना किसकी उपस्थिति में? या तो PD होगा या तो PT होगा या PD होगा, प्लेटिनम होगा या प्लेडियम होगा। टेम्परेचर होगा बेटे 300 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। तो एक एच यहाँ डाल दूंगा, एक एच यहाँ डाल दूंगा, तो ये बन गया मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। क्या बन गया बेटे? एथेन बना दिया मैंने। ये क्या बन गया? एथेन बन गया। ठीक है, आप लिख सकते हो कि भैया असंतृप्त यौगिकों पर, यानी कि असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त जितने भी असंतृप्त यौगिक होते हैं वो PT या PD की उपस्थिति में, ठीक है, H2 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। चाहो तो मैं लिख दे जाऊँ, देखो। ठीक है, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक H2 के साथ, H2 के साथ PT या PD असंतृप्त यौगिकों को, ठीक है, H2 के साथ PT या PD की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करने पर? गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या बनते हैं बेटे? एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। हो जाएगी याद? बिल्कुल इजी रिएक्शन है, कर लोगे आराम से कवर। तो असंतृप्त यौगिक को H2 के साथ PT या PD की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एल्केन बनते हैं। तो ये तो थी रिएक्शन किसकी मेरे पास? एथीन की। अब अगर मैं लूँ एल्काइन की, तो बेटे CH ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है मेरे पास? CH होता है, प्लस कितना है मेरे पास? H2। तो इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ो, किसकी उपस्थिति में? वही अपनी PT या PD की उपस्थिति में। ओके, PT या PD की उपस्थिति में, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या बन गया बेटे? एथेन बन गया। ओके, फिर से मेरे पास क्या बन गया? एथेन बन गया। ठीक है, नहीं तो 2H मैंने यहाँ डाल दिए, 2H मैंने यहाँ डाल दिए, तो मेरे पास ये मेथड बन जाता है। तो 3 मेथड हो गए। अब चौथा मेथड आता है तुम्हारे पास, चौथा नंबर आता है कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी आती है बेटे? कोलबे की, बहुत मोस्ट है, पेपर में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, ध्यान देना बेटे, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि। ओके, विद्युत अपघटनी विधि किसकी? कोलबे की। ठीक है सर, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि। चलो साहब देख लेते हैं इस कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है। कितने अणु लेने हैं? ध्यान देना जरा बेटे, RCOOK, ये मैंने पोटेशियम ले लिया, RCOOK, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का लेना है आपको कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन लेना है। किसका? किसका? देखो ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक अम्लों का, कार्बोक्सिलिक अम्लों का, जरा ध्यान देना बेटे लाइन पे, कार्बोक्सिलिक अम्लों का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, पोटेशियम, ठीक है, लवणों के, ठीक है, सांद्र विलयन का, सांद्र विलयन का, यानी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटे? विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, किया जाता है। तो एनोड पर, काय पर? तो एनोड पर एल्केन प्राप्त होते हैं। एनोड पर क्या होते हैं बेटे? एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, एनोड पर एल्केन प्राप्त होते हैं, और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं? कोलबे विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं, या कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। ठीक है, तो RCOOK प्लस करवा दो इसका जल अपघटन। क्या करवाओगे बेटे? इसका जल अपघटन, यानी कि विद्युत अपघटन करवा दो। देखते हैं क्या बनता है फिर। तो बन जाएगा मेरे पास RR, बन गया डबल R। ये तो होगा बेटे अपने एल्केन, ये मेन कंपाउंड हो गया अपना एल्केन, है ना। प्लस प्लस मेरे पास 2K और 2OH, यानी कि 2KOH हमारा बाहर हो जाएगा यहाँ से, और भैया बचेगा मेरे पास 2 दूनी 4, 2H ही आ गए,
और मेरे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाती है। अब अगर मैं एग्जाम्पल चाहूँ तो एग्जाम्पल मेरे पास ले सकते हो आप CH3COOK। अच्छा, इसका नाम बताओ बेटे क्या है? इसका नाम है पोटेशियम एसीटेट। याद कर लो ठीक से, क्या नाम है इसका? पोटेशियम एसीटेट। ओके सर, क्या नाम है इसका बेटे? पोटेशियम एसीटेट। तो पोटेशियम एसीटेट प्लस 2H2O, पोटेशियम एसीटेट प्लस 2H2O, तो भैया मेरे पास बन जाएगा CH3 बन गया। क्या बन गया? एथेन बन गया। ओके सर, ये तो एथेन बना है, और 2KOH और प्लस H2 हमें बेटे ऐसे बाहर निकाल देना। तो इस तरह से आप बना सकते हो एल्केन को। तो एल्केन क्या होते हैं और एल्केन बनाने की विधियाँ, ये सब के सब हमने देख ली। काफ़ी मेथड हो गए, ज़्यादा ज़बरदस्ती ज़्यादा मेथड मत पढ़ो कि यार हमें इतने मेथड पढ़ने हैं, ज़्यादा मेथड मत पढ़ो। जितने मेथड सेलेक्टेड हो वही पढ़ो और वही पेपर में लिख के आओ, ठीक है नहीं? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है और उसकी क्रिया विधि कैसे की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।